हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी डाउन है अपने हाई से, और यहाँ से और कितना नीचे जा सकता है, या फिर यहाँ से रिवर्सल मिल सकता है हमें, या फिर क्या ट्रिगर पॉइंट्स रहने वाले हैं मार्केट के लिए आने वाले वीक के अंदर। सो उस पे ही हमारा पूरा फोकस रहेगा। सो आप थोड़ा ध्यान से देखना, बिकॉज वोलेटिलिटी बहुत हाई है अभी मार्केट के अंदर, एंड इसके अंदर स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे और प्रॉफिट एंड लॉसेस दोनों ही काफ़ी बड़े बड़े हो सकते हैं। सो इसके लिए देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक इंडिकेटर बताता हूँ, इंडिया विक्स। मैंने ऑलरेडी इस बारे में बताया हुआ है कि आप इसको थोड़ा-सा फ़ोकस करके देखते रहो कि ये किधर पे है। जैसे अभी आप देखो, लास्ट 3 वीक से वोलेटिलिटी कंटीन्यूअसली ऊपर की तरफ राइज़ कर रही है, और यहाँ पे कोई भी हमें स्टेबिलिटी या फिर कूल ऑफ नहीं दिख रहा है। ये देखो कंटीन्यूअसली ऊपर जा रहा है यहाँ से। ये मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है, एंड यहाँ पे देखो, ये दिसंबर के आसपास एक कूल डाउन मिला था इसके अंदर। उसके बाद से फिर अगेन ये राइज़ करना स्टार्ट कर रही है। इसके पहले जब मार्केट यहाँ पे क्रैश हुआ था अक्टूबर के आसपास, देखो यहाँ पे, तो देन अगेन ये राइज किया था। देन फिर जब थोड़ा सा कूल डाउन हुआ तो फिर वापस से वोलेटिलिटी नीचे की तरफ आई, लगा था कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अगेन विक्स भी राइज हो रही है, और मार्केट भी नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। सो देखो, हम लोगों ने ये लेवल्स पहले भी नोट कर रखे थे कि अगर मार्केट टॉप से फॉल करेगा तो फर्स्ट सपोर्ट हमारा 24,800 के आसपास ही है। और एग्जैक्टली मार्केट ने वहीं पे एक थोड़ा सा टाइम पास किया था, और देन वहां से एक सेल ऑफ आ गया, एंड नीचे हमारा 24,000 का लेवल था। तो उसको भी मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, उसको भी सीधा तोड़ के और नीचे गया, और जो इलेक्शन डे का हाई है, वहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया। जो इलेक्शन डे के टाइम पे एक हाई बना हुआ था 23,300 200 की रेंज के बीच में, तो यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया, ऊपर की तरफ गया, एंड अगेन हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था 24,800, वहां पे मार्केट ने लगभग 2 वीक स्पेंड किए। और देन वहां से एक बड़ा सेल ऑफ आपको दिख रहा होगा, ये बहुत बड़ा कैंडल है, ये वीकली कैंडल है। तो अब देखो, एक बहुत बड़ा कैंडल है और मार्केट वापस से नीचे आ गया, एंड देन अगेन फिर इसी रेंज के अंदर वापस ऊपर जाने का कोशिश किया, और यहाँ पे वापस से एक रेजिस्टेंस लेवल था, तो वापस से नीचे की तरफ सेल ऑफ आया। और अभी लास्ट वीक मार्केट ने जो इसका प्रीवियस सपोर्ट था, जहाँ से रिवर्स किया था, वो भी ब्रेक डाउन कर दिया है, और मार्केट अभी एक बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टडी मतलब कंडीशन में पहुंच चुका है। सो यहाँ से देखो, मैं इसको डे टाइम फ्रेम में करता हूँ, आपको बेहतर क्लैरिटी मिलेगी। अब देखो, यहाँ पे मार्केट ने एक बड़े गैप डाउन के साथ इसको ब्रेक किया लेवल को, देन वापस ऊपर जाने की कोशिश की, बट अगेन सेम रिजेक्शन मिला। और इसके बीच में देखो, कंटिन्यूसली अभी कंपनी से रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, तो रिजल्ट्स भी Q3 वगैरह के कुछ बहुत अच्छे नहीं है। कंटिन्यूसली वहाँ भी सेलिंग हमको देखने को मिल रही है, और वहाँ पे भी कुछ बहुत अच्छे नंबर्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। अभी रिलायंस का नंबर अच्छा था, तो रिलायंस इंडिविजुअली भागा है, बट रिलायंस अभी मतलब इतना मतलब वेटेज है उसका, स्टिल वो निफ्टी को ऊपर लेके नहीं जा पाया, बिकॉज अदर कंपोनेंट बहुत वीक थे। लाइक फ्राइडे को एक्सिस बैंक 5% डाउन था, इन्फोसिस भी डाउन था, सभी डाउन थे। ओवरऑल जो मार्केट का जो लाइक ब्रेथ है, वो पूरा नेगेटिव साइड पे था। रिलायंस अकेला ही सिर्फ 2.5-3% ऊपर था, सो स्टिल निफ्टी में कोई इम्पैक्ट आया नहीं। अब मैं आपको ये कुछ 15 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ। देखो, मॉर्निंग में मार्केट एक गैप डाउन खुला, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, देन अगेन साइडवेज हो गया, और यहाँ पे देखो एक बड़ा सेल ऑफ हमको देखने को मिला है। उसके बाद रिकवरी आई है, बट फिर नीचे के साइड है, और मुझे अभी जो ऑप्शन जिनका डेटा है वो भी नेगेटिव ही लग रहा है। सो मुझे भी लगता नहीं कि मार्केट यहाँ से बहुत स्पीड से ऊपर की तरफ रिकवरी करेगा। सो किसी भी टाइप के ट्रैप में ना फंसते हुए अभी इन्वेस्टिंग वगैरह को लिए थोड़ा सा रुक जाओ। अगर कर भी रहे हो तो फिर 10% 20% करके डाल सकते हो स्टॉक्स के अंदर, वो कर सकते हो। बट अभी डायरेक्ट लाइक ये लेवल पे देख के कि लग रहा है ऊपर चला जाएगा करके, तो ऐसे मत इन्वेस्ट करो, बिकॉज अभी भी काफी नीचे की तरफ स्पेस है जाने के लिए। और अभी मुझे जो फर्स्ट लग रहा है कि यार रिलायंस 23,000 या 22,800 तक तो आना ही चाहिए मार्केट को। देन फिर हम देखते हैं वहां से क्या एग्जैक्टली बनता है। और अभी आप देखो, गैप्स भी काफी है, मार्केट यहाँ पे भी गैप डाउन खुला था, फिर गैप अप खुला है, फिर गैप अप खुला है, फिर गैप डाउन खुला है। सो गैप्स भी काफी क्रिएट हो रहे हैं, बिकॉज यूएस मार्केट और नैस्डैक वगैरह में भी काफी लाइक शार्प मूवमेंट्स आ रहे हैं। लाइक फ्राइडे को वो 2% ऊपर था, उसके पहले फिर 2% नीचे था, फिर 2% ऊपर था, तो वहाँ भी काफी बड़े बड़े मूवमेंट्स है। सो उसके चक्कर में ग्लोबल इम्पैक्ट आता है, तो मॉर्निंग में एक ऊपर नीचे सेशन दिख सकता है आपको कि बड़ा गैप अप है या फिर बड़ा गैप डाउन है करके। तो ओवरनाइट पोजीशन कैरी करोगे तो कुछ भी बड़ा एक साइड पे हो सकता है, या तो जीरो हो जाएगा या तो कुछ बड़ा पैसा बन जाएगा, तो वो रिस्क मत लो, क्योंकि आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है गैप्स को कि किधर पे होगा। और इसके अलावा मैं ऑप्शन जिनका डेटा दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अब देखो, यहाँ पे मैं आता हूँ, 23,200 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसको मार्केट काफी टाइम से रिस्पेक्ट कर रहा है, और काफी टाइम से इसी लेवल के आसपास ही घूम रहा है।
तो अगर मैं देखूँ तो आपको 23,200 का देखो यहाँ पे पुट राइटर्स अराउंड 47 लाख है और कॉल राइटर्स 48 लाख है, यानी कॉल राइटर्स थोड़े से ज्यादा है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, मतलब साइडवेज टाइप का दिख रहा है। बट आप चेंज इन वाइज देखो, यहाँ पे 27 लाख पोजीशंस बनी है ऑन फ्राइडे और यहाँ पे सिर्फ 12 लाख पोजीशंस बनी है ऑन फ्राइडे। सो फ्राइडे को मतलब जब दिन में 10 साढ़े 10 बजे के आसपास पुट राइटर्स बहुत एग्रेसिव थे यहाँ इस लेवल पे, बट जब एक सेल ऑफ आया और ब्रेकडाउन हुआ तो फिर ये सारे पोजीशन छोड़ के यहाँ पे इन लोगों ने शिफ्ट किया अपना पोजीशन को और कॉल राइटर बहुत एग्रेसिव हो गए उसके बाद। सो ओवरऑल लाइक डेटा भी थोड़ा नेगेटिव साइड पे ही है, कुछ बहुत पॉजिटिविटी दिख नहीं रही है अभी। मुझे लगता है मार्केट के लिए ट्रिगर पॉइंट्स एक तो बजट का हो सकता है और दिल्ली के इलेक्शन पे थोड़ा बहुत आपको एक्शन दिख जाएगा, बट कोई बहुत बड़ा मेजर ट्रिगर पॉइंट नहीं मिलेगा कि पूरा सब कुछ चेंज हो जाएगा। एक तो बजट पे कुछ हमको देखने मिल सकता है और सेकंड जब आरबीआई रेपो रेट कट पे आती है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुआ तो फिर और मुश्किल होगी मार्केट के लिए, क्योंकि अगर रेट्स कट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो हो गए तो फिर मार्केट में एक रैली हमको दिख सकती है कि हाँ यार अभी एक ट्रिगर पॉइंट है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने को तैयार है। इसके अलावा देखो भी मैं इसको डे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। सो जब ये ऊपर ये लेवल से मार्केट को रिजेक्शन मिलना स्टार्ट हुआ था 24,000 की, सॉरी 24,800 के लेवल से, देखो यहाँ पे एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना के मार्केट ने सीधा सेल ऑफ दिया, फिर यहाँ पे एक रैली थी, बट ये रैली कोई रेलेवेंट रैली नहीं है, इसे ट्रैप करने के लिए रैली है, फिर मार्केट ऊपर गया देन अगेन सेल ऑफ और देखो कंटिन्यूसली नीचे ही है। सो अनटिल अनलेस ये मार्केट 22,800 या 23,000 तक नहीं जाता है, उसके पहले अभी इन बाइंग पोजीशंस को थोड़ा सा अवॉइड करो। अभी पुट बाय करने की तरफ ही ज्यादा फोकस रहेगा हमारा कि मार्केट यहाँ से नीचे और जा सकता है, फिर और सेलिंग आ सकती है। और एक मेजर ट्रिगर पॉइंट अभी 22 को है एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर एचडीएफसी का रिजल्ट खराब आ गया तो फिर आपको 22,800 का लेवल हो सकता है 22 को ही दिख जाएगा, क्योंकि देखो एचडीएफसी बैंक अभी कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है अपने टॉप से, और टॉप से आपको परसेंटेज वाइज दिखा देता हूँ कितना फॉल गया है। लगभग लगभग ये बैंक अपनी पोजीशन से 13% फॉल कर चुका है टॉप से, और अभी भी मतलब ऐसे कोई पॉजिटिव साइन है नहीं, इसका भी डेटा थोड़ा सा नेगेटिव ही दिख रहा है। बाकी कल परसों 2 दिन में क्या डेटा में चेंजेस हो रहे हैं वो ज्यादा रेलिवेंट रहेगा कि किस टाइप की पोजीशंस क्रिएट हो रही है रिजल्ट के 1 या 2 दिन पहले, और क्या डेटा बिल्डअप हो रहा है, तो वो ज्यादा हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि रिजल्ट कैसा हो सकता है और क्या उसके चांसेस हैं। बट अगर ये खराब हो गया तो वो दिन बहुत वोलेटाइल हो सकता है और आपको निफ्टी में बहुत नीचे नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, एज वेल एज बैंक बैंक निफ्टी, क्योंकि इसका वेटेज बहुत हैवी है। और अभी बैंक्स ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर थोड़ा वीक चल रहा है। थोड़ा टाइम पहले अच्छा स्ट्रांग दिख रहा था कि बैंकिंग थोड़ी स्ट्रांग है, लीड कर सकती है, बट अभी नंबर्स काफी खराब है और कोई मतलब आरबीआई के एंड से भी कोई सपोर्ट नहीं है बैंक्स को, तो ओवरऑल ये नीचे की तरफ ही जाने को तैयार बैठे हैं। सो एचडीएफसी बैंक पे देखो अभी हाल फिलहाल सपोर्ट यही 1600 का लेवल ही है। 1600 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, अगर ये ब्रेक डाउन हो गया तो फिर आपको नीचे फिर 1300 1400 के लेवल्स भी आराम से देखने मिल जाएंगे, अगर ये लेवल नहीं सस्टेन करा मार्केट ने तो, क्योंकि ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी यहाँ पे एक डोजी टाइप का कैंडल फॉर्म हुआ है, लेट्स सी ये ब्रेकडाउन कैंडल इसके बाद ब्रेकडाउन होगा या फिर रिवर्सल आने वाला है। तो एक और आप लोग देख लेते हैं यूनिलीवर, यूनिलीवर का रिजल्ट भी है आई थिंक 22 को यूनिलीवर भी है। देखो लास्ट रिजल्ट पे हम जब हमारी बात हुई थी तब मैंने 2800 के आसपास ये लाइन मैंने खींची, इस पे हमारी बात हुई थी कि यूनिलीवर में डेटा बहुत नेगेटिव क्रिएट हो रहा है और ये ब्रेक डाउन कर सकता है, और आप देखो उसके नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर ये 2400 के लेवल तक झुके गया है। उसके बाद भी कंटिन्यूसली नेगेटिव ही है, इसका भी कोई बहुत पॉजिटिव साइन हमें मिला नहीं अभी तक। रिवर्सल दिखते हैं छोटे मोटे, बट वो फेल हो जा रहे हैं अल्टीमेटली, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो चार्ट पैटर्न आपको दिख रहे हैं, आप उनको भी यूज करो, साथ में डेटा को जरूर आप कंबाइन करो, बिकॉज डेटा आपको एक ज्यादा लाइक रेलेवेंस वो इंडिकेशन दे सकता है कि व्यू क्या हो सकता है कंपेयर टू कैंडलस्टिक और पैटर्न्स वगैरह, ये भी काम करते हैं, बट अल्टीमेटली डेटा आपको ज्यादा क्लैरिटी देगा, बिकॉज जो चीज सब समझ जाते हैं तो फिर वो इतना काम करना बंद कर देते हैं मार्केट के अंदर। तो टेक्निकल एनालिसिस का आप यूज कर सकते हो एंट्री वगैरह के लिए, लेवल्स ढूंढने के लिए, बट वो ब्रेक होगा ऊपर जाएगा क्या होगा वो आप थोड़ा डेटा का हेल्प लोगे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि ये लेवल काम करेगा या नहीं करेगा करके।
सो यूनिलीवर का हाल भी बुरा ही है, एचडीएफसी तो नीचे आ ही रहा है। अब देखते हैं इसका क्या है। रिलायंस देख लेते हैं। रिलायंस पे देखो आपको ये कैंडल, ये रिजल्ट्स के वीक वाली कैंडल ही है, और आप देखो एकदम से सॉलिड तरीके से ऊपर गया है। हालांकि 1300 के लेवल के आसपास क्लोजिंग तो दी है। अब देखते हैं ये लेवल डिफेंड होता है कि नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा ओआई खड़ा हुआ है। अब माइट भी वो म्यूचुअल फंड्स का हो सकता है, किसी और का हो सकता है, फॉर हेजिंग पर्पस, या फिर अगर कोई प्लेयर इसके अंदर पोजीशन क्रिएट कर रहा है तो माइट भी वो भी हो सकता है। सो ये लेवल अगर डिफेंड करता है तो फिर हम ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ रिलायंस यहाँ से थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। और अगर ये लेवल नहीं रिस्पेक्ट होता है तो फिर वापस नीचे की तरफ तैयारी रहेगी रिलायंस की भी। और आप देखो रिलायंस वापस से नीचे आके उसी रेंज के अंदर फंस गया है जो पिछले 4-5 सालों से एक रेंज के अंदर था। रिलायंस उसी रेंज के अंदर वापस आ गया है। हालांकि रिवर्सल देने की कोशिश की है, अब नहीं होता है तो फिर वापस आप नीचे की तरफ ही एक्सपेक्ट करो इसको, अगर नहीं प्रॉपर्ली जाता है तो। आईसीआईसी बैंक का भी रिजल्ट है आई थिंक, अर्निंग, हाँ ये भी आने वाला है, करेक्ट। तो ये भी एक ट्रिगर पॉइंट रहेगा मार्केट के लिए। अगर आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट आई थिंक 24th को है, ठीक है, तो अर्निंग्स इसके आएंगे 24th को। अगर अर्निंग्स नहीं आते हैं सही तो फिर इसमें भी एक बड़ा डाउनसाइड दिखेगा, और फिर ये भी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को पुल करके ले जाएगा एक सिंगल डायरेक्शन में, जैसा भी रिजल्ट रहेगा, बिकॉज इनका वेटेज काफी हाई है इंडेक्स के अंदर। सो आप अगर निफ्टी वगैरह ट्रेड करो तो आप जो मैक्सिमम वेटेज वाले स्टॉक्स हैं उनकी न्यूज को थोड़ा सा ध्यान से ट्रैक करो, क्योंकि अगर उनमें कोई इवेंट है, कुछ होने वाला है, तो अल्टीमेटली इंडेक्स सफर करेगा, और आप कुछ और देख के ट्रेड कर रहे हो तो आप अल्टीमेटली इसमें ट्रैप हो जाओगे। और मूवमेंट्स बड़े बड़े होते हैं तो नुकसान भी काफी बड़े हो जाता है। सो इंडिया विक्स हमको ट्रैक करनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वोलेटिलिटी कैसे बढ़ रही है, कैसे ऊपर नीचे हो रही है। और अगर आप बाइंग सेलिंग दोनों करते हो तो इसके ऊपर मैं एक और क्लियर वीडियो बनाऊंगा। लास्ट टाइम मैंने बनाया था, बट बहुत बेसिक ओवरव्यू दिया था, बिकॉज वोलेटिलिटी को लोग समझना नहीं चाहते, और इतना लोग इस बारे में जानते भी नहीं है कैसे काम करती है, इसका कितना बड़ा रोल है मार्केट को अंडरस्टैंड करने में, मूवमेंट कैच करने में। बट लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं। सो इसके ऊपर हम लोग डिटेल वीडियो में बात करेंगे, कैसे इसको हम लोग बाइंग सेलिंग दोनों साइड पे कैसे यूज करना है, और इसके थ्रू कैसे हम बड़े मूवमेंट्स एटलीस्ट कैप्चर कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने सेम बनाया था कि बड़े मूवमेंट्स कैसे कैप्चर करने हैं मार्केट के अंदर, और उसमें भी इंडिया विक्स के बारे में ही डिटेल दिया था। सो हम लोग इसको वापस से डिटेल में समझेंगे। एंड करेंटली रिजल्ट्स हैं, उनको ध्यान रखो, ओआई डेटा को थोड़ा सा ट्रैक करते रहो। और एक सजेशन और है, जैसे यूजुअली क्या होता है ना, जैसे अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, सो आप मैक्स वाई वाले लेवल्स को ना रेलेवेंस तो मानो, बट वो इतने रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि वहां पे डेटा फटाक से चेंज होगा और आप देखते रह जाओगे कि डेटा कब चेंज हो गया। जैसे मैं आपको बताता हूँ बात फ्राइडे की। फ्राइडे को मैं आपको देखो एक लेवल दिखाता हूँ, मैं चार्ट पे दिखाता हूँ तो आपको एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा इसका। देखो फ्राइडे को मार्केट ना ये लेवल पे था 23,200 के आसपास, ये लेवल के आसपास ही साइडवेज चल रहा था। और यहाँ पे जो डेटा था, कॉल राइट पुट राइटर्स आई थिंक 66 लाख थे, और पुट राइटर्स अराउंड 41, कॉल राइटर्स 41 लाख थे। तो अब होना क्या चाहिए था कि 66 लाख का ओआई खड़ा है पुट साइड पे, तो ये सपोर्ट की तरह वर्क करना चाहिए था और इसको टूटना नहीं चाहिए था लेवल को। बट सडनली सेलिंग आई और लेवल टूटा, और यहाँ पे ये सारी पोजीशन चेंज होके ये 35 के आसपास पहुंच गया, और यहाँ पे 51 61 के आसपास पहुंच गए। सो डेटा मिनटों में डेटा चेंज हो गया, और हम इसको बहुत बड़ा सपोर्ट मान के बैठे थे कि अब यहाँ से ऊपर कर सकते हैं, तो ये अल्टीमेटली हम ट्रैप हो गए। सो डाउन ट्रेंड में यूजुअली सपोर्ट्स ब्रेक हो जाते हैं, और यहाँ पे जो मैक्स वाई वाला कॉन्सेप्ट है उसको आप देखते रहो कि वहां पे कैसा दिख रहा है और ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। और मैक्स वाई के साथ में आपको चेंज इन वाई भी ट्रैक करना है कि कॉल्स में राइटिंग कितनी है। एक बड़ा नंबर खड़ा है 66 जैसे ये खड़ा है, बट आपको देखना है कि ये 41 में से अगर 31 लाख आज ही राइट हुआ है, तो ये ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं मार्केट को नीचे की तरफ फॉल करने के लिए। हो सकता है यहाँ पे 12-15 लाख की नई पोजीशन खरीदे हो, ये पुरानी पोजीशन रहे, तो ये ज्यादा रेलेवेंट है कंपेयर टू जो पुरानी पोजीशन आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है उसके कंपेरिजन। और अप ट्रेंड में भी सेम होता है कि कॉल राइटर जहाँ पे मैक्स खड़े होते हैं वो यूजुअली ट्रैप हो जाते हैं, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, फिर ट्रैप होता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है। तो अल्टीमेटली किसी ना किसी को तो ट्रैप होना पड़ेगा, तो ही मार्केट एक बड़ा ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देगा। सो एक ओवरऑल ट्रेंड का अंडरस्टैंडिंग रख के हमको डेटा को थोड़ा सा देखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। और साथ में इसको इंडिया विक्स को भी आप उसको डालोगे टोटल एनालिसिस के अंदर, तो काफी अच्छे रिजल्ट वहां से ही मिलेंगे। जैसे जब ये मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था यहाँ पे, तो विक्स ना कूल डाउन हो रही थी, विक्स ऊपर की तरफ जा रही थी, जो कि अपने आप में इंडिकेशन है कि जब ये ऊपर जा रहा है मार्केट, सो विक्स बढ़ रही है, मतलब ये कोई अच्छा वो नहीं इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर जा रहा है और विक्स बढ़ रही है, तो मतलब ये फेक ब्रेकआउट टाइप का हो सकता है, यहाँ से मार्केट नीचे तेजी से आ सकता है।
और वही हुआ, मार्केट नीचे आया, साथ में विक्स और बढ़ती है तो बायर को फायदा भी होता है क्योंकि प्रीमियम में अप्रिसिएशन नॉर्मल से कहीं ज्यादा हो जाता है। और देखो एक सिनेरियो और बताता हूँ, ये लेवल पे, ये वाले लेवल पे भी मैंने वापस से एक बार पुट बाय करने का अटेम्प्ट किया था, बट यहाँ पे क्या हुआ ना, मार्केट नीचे आया, अपनी पोजीशन से एटलीस्ट 70-80 पॉइंट नीचे आया, बट यहाँ पे विक्स कूल ऑफ होना स्टार्ट हो गई, और विक्स कूल ऑफ हुई तो आईवी भी ड्रॉप होना स्टार्ट हुई, और आईवी ड्रॉप हुई तो मार्केट यहाँ से 70 पॉइंट नीचे आया, बट मेरा प्रीमियम 1 रुपए भी नहीं बढ़ा, वो पूरा ब्रेक इवन पे ही क्लोज हुआ, और ऊपर से 1-2 रुपए का लॉस लेके ही निकला हूँ मैं बाहर। सो ये आप फैक्टर इंक्लूड करोगे तो आपकी जो एफिशिएंसी है और जो विन रेशो है वो काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे विक्स ने उल्टा काम किया, यहाँ पे बहुत सपोर्टिव रोल में थी, तो अगर हम ये इसको ट्रैक करेंगे अच्छे से तो हमको एटलीस्ट एक आइडिया मिलेगा कि हाँ भाई करना क्या है यहाँ पे। और उसके बाद जैसे मैं 23,000 का पुट लेके बैठा था, वो 10 मैंने 8 पे लिया था, यहाँ पे टॉप पे। जब मार्केट यहाँ पे आया ना ये लेवल पे, तब वो 107 का था, क्योंकि विक्स वहां पे क्रैश कर रही थी, तो मतलब एक बड़ा फॉल था यहाँ पे। मैं आपको देखो कैलकुलेट करके बता देता हूँ कितना बड़ा फॉल था। ये यहीं के किसी लेवल पे लिया रहेगा, वो करते हैं, लगभग 50-55 पॉइंट का फॉल था। उसके बाद भी मेरा प्रीमियम 1 रुपए भी नहीं बढ़ा, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी था, बट इतना भी आउट ऑफ द मनी नहीं था कि उस पर कुछ अप्रिसिएशन हो भी ना, कुछ भी प्रीमियम इंक्रीज नहीं हुआ। और जब ये ऊपर रैली गई और फिर वापस से नीचे आया, और ये लेवल पे जब मैं वापस आया तो वो प्रीमियम अराउंड 80 रुपए का था। तो आप सोचो कितना बड़ा टाइम डिके यहाँ पे चला गया, मूवमेंट्स होने के बाद भी वापस से मार्केट उसी लेवल पे ही आया नीचे, बट स्टिल जो मेरा 30 रुपीज के आसपास का मेरा टाइम वैल्यू चला गया, बिकॉज ऑफ आईवी और विक्स। आईवी मतलब ऑप्शन स्ट्राइक प्राइसेस में होता है, और विक्स ओवरऑल एक इंडेक्स है। तो आप सोचो ये छोटी सी गलती की वजह से कितना बड़ा हमको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, तो इसको कंटिन्यूसली हमें ट्रैक करना है। अदरवाइज आप कितने भी अच्छे मूवमेंट्स कैप्चर कर लो, बट आपको प्रॉफिट होगा नहीं। और आपने भी कई बार नोट डाउन किया रहेगा कि कई बार मूवमेंट छोटा सा आता है और आपका प्रीमियम बहुत तेजी से स्पाइक कर जाता है, तो उसके पीछे ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो वोलेटिलिटी ही होती है। सो ये वीडियो के अंदर इतना ही है, लाइक हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में बाकी चीजें कवर करते हैं कैसे करना है। और मैंने लास्ट टाइम एक सीरीज के लिए भी बोला था कि ऑप्शन सेलिंग या फिर एक हेज स्ट्रेटजीज के ऊपर हम लोग कैसे काम कर सकते हैं और सेफेस्ट वे से कैसे पैसे बना सकते हैं, तो उसके ऊपर एक सीरीज लेके आने वाला हूँ। अब वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके लिए थोड़ा कंटेंट भी लाइक काफी रिफाइन करना पड़ेगा ताकि लोग को इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। अदरवाइज वहां पे कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी और वो काफी ऊपर से निकलता रहेगा। थोड़ा सा उसमें टाइम लग रहा है, बट जल्दी लेके आता हूँ उसको। बाकी कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट में डालिए, आंसर करने का ट्राई करता हूँ।